हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। और आज के सेशन में मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहां पर लाया है दोस्तों, जो परीक्षा में सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, वीडियो का एंड तक जरूर देखना है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, पहला सवाल क्या कहता है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, है ना। इससे संबंधित पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखिए, वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। अलग अलग संविधान संशोधन द्वारा 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई। ठीक है, इसका डिटेल हम देख लेते हैं। इससे नवीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 1951 में। ठीक है, पहले संविधान संशोधन के द्वारा, और इसके द्वारा जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया गया। राइट। 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन द्वारा। इसे के द्वारा दल बदल को रोकने का प्रयास किया गया। ठीक है, 11वीं अनुसूची 1992 में जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके जरिए पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। राइट। 12वीं अनुसूची 1992 में ही जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, और इसके द्वारा नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। राइट। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल को और बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्देशिका जो है संविधान की आत्मा कहलाती है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होती है? हम भारत के लोग से शुरू होती है। राइट। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? देखिए, उद्देशिका में बता चुका हूं दोस्तों कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया गया था, और इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, यहां पर 73वां संविधान संशोधन नहीं होगा दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में केवल एक बार, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधन किया गया था। इस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। राइट। चलिए अगला सवाल कर लीजिए। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है? सिंगल सिटीजनशिप प्रदान करता है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है, इंग्लैंड से और क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली, कानून का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये सभी जो है इंग्लैंड से लिया गया है। राइट। चलिए अगला सवाल कीजिए। और सेशन कैसा है बताइए। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राइट। देखिए, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। भारत में एक नागरिक को केवल एक नागरिकता होती है, जो कि भारत की नागरिकता होती है, और नागरिक को अलग अलग राज्य के नागरिकता लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। राइट। चलिए अगला सवाल कर लीजिए दोस्तों। और सेशन कैसा लग रहा है बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष सभी समान है, यानी कानून के समक्ष समता का अधिकार सभी को दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राइट। अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 16 में कहता है कि रोजगार में अवसर की समानता दी गई है। ठीक है, यानी नौकरियों में अवसर की समता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 18 क्या कहते हैं? इसके अंतर्गत उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल कर लीजिए।
देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 32 की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है, आत्मा और हृदय का है। ठीक है, अनुच्छेद 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का इसमें अधिकार दिया गया है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाभियोग द्वारा। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? इम्पीचमेंट के द्वारा, यानी महाभियोग के द्वारा। ठीक है, हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। यदि दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को यहाँ पर इस्तीफा देना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। अभी बता चुका हूं कि प्रस्ताव जो है किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उससे पद से हटाने की प्रक्रिया जो है संसद को प्राप्त है, महाभियोग इम्पीचमेंट के द्वारा। ठीक है, और इम्पीचमेंट किस अनुच्छेद के अंतर्गत चलाया जाता है? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत चलाया जाता है। देखिए, अगला सवाल है, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो बता चुका हूं, संसद के किसी भी सदन द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। देखिए, महाभियोग की प्रक्रिया जो है संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। बता चुका हूं पहले ही, महाभियोग के आरोप एक नोटिस में दिए जाते हैं, है ना, जिस पर सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी होता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसे जांच के लिए दूसरे सदन यानी राज्यसभा में भेजा जाता है। राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही, ठीक है, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लीजिए अगला सवाल, राज्यसभा का सभापति कौन हो? स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, राज्यसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 245। राइट, 238 सदस्य राज्यों द्वारा और 12 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों, 238 सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, सदस्य को 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राइट, चलिए अगला सवाल कर लीजिए, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 56(1) के अनुसार। ठीक है, हाँ, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? बताइएगा। प्रधानमंत्री होता है जी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, भारत के राष्ट्रपति जो है सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। राइट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति की बाध्यता है कि लोकसभा में बहुमत वाले दल या गठबंधन के नेता को ही राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। राइट, चलिए देखिए अगला सवाल क्या कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352(3) में किया गया है। देखिए, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग 352(3) में के अलावा कहीं भी नहीं किया गया है। राइट, चलिए नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल भारत का कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, महान्यायवादी का पद अनुच्छेद 76 में है। नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 88 के अनुसार संसद के
कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उनके पास मतदान का अधिकार नहीं होता है। राइट है। चलिए दोस्तों, सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।